स्वागत है आपका विनोद शर्मा जी नई परख के मंच पर एक बार फिर। आज कल प्रधानमंत्री ने राष्ट्र के नाम एक संबोधन किया। उनके पीछे भारत का तिरंगा झंडा था। वो प्रधानमंत्री की हैसियत से इस देश को संबोधित कर रहे थे, भारतीय जनता पार्टी के नेता की हैसियत से या उसके चुनाव प्रचारक की हैसियत से या भाजपा के संगठन के किसी पदाधिकारी की हैसियत से संबोधित नहीं कर रहे थे। लेकिन उनका पूरा वक्तव्य चुनाव प्रचार की शैली में था, जिसमें वो प्रमुख विपक्षी दल कांग्रेस को लगातार उन्होंने कोसा और जितने भी लोगों ने उनकी योजना के आधार पर 3 संविधान संशोधन विधेयकों पर वोट नहीं किया, उनके समर्थन में वोट नहीं किया, उनको उन्होंने बहुत बुरी तरह से कोसा और धमकाया कि आपको राजनीति में इस मसले के ऊपर जनता उखाड़ के फेंक देगी। अब मैं 2 तथ्य, इससे पहले कि मैं आपको निमंत्रित करूं कि आप इस पर अपनी राय रखें, 2 तथ्य आपके सामने पेश कर रहा हूं। एक तथ्य, महुआ मोइत्रा ने एक्स पर एक पोस्टिंग की है। वो पोस्टिंग हम लोगों की होने वाली चर्चा के लिए बहुत ही मौजूद है, ये मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। वो पोस्टिंग ये है कि भारतीय जनता पार्टी के 240 एमपी हैं, 31 महिला सांसद हैं, यानी 12.90 उनका प्रतिशत है। कांग्रेस के 98 एमपी हैं, 98। 14 महिला एमपी हैं, 14.3% कांग्रेस का। इसी तरह टीएमसी का 33.9% है महिला एमपी का। समाजवादी पार्टी, इसको महिला विरोधी पार्टी कहा जाता है, उसका भी भारतीय जनता पार्टी ज्यादा है, 13.5% है। डीएमके 13.6%, जनता दल यूनाइटेड 16.7%, लोक जनशक्ति पार्टी 40%। इससे पता लगता है कि ये जो पूरा प्रपंच भारतीय जनता पार्टी ने महिलाओं के लिए कर रखा है, वो दरअसल उसकी असलियत क्या है। नंबर 2, एक सोशल मीडिया पे एक कृष्णकांत नाम के सज्जन की पोस्टिंग है जो बहुत दिलचस्प है। मतलब मैं आमतौर पर इन चीजों को न उद्धृत करता हूं और समय भी इनमें कर, लेकिन बहुत दिलचस्प। उनका जब पुलवामा का आतंकी हमला हुआ, देश के नाम कोई संबोधन नहीं किया गया। चीन का गलवान घाटी में चीन ने 20 भारतीयों को शहीद कर दिया, देश को कोई संबोधित नहीं किया गया। किसान आंदोलन में 750 किसान शहीद हो गए, देश के नाम कोई संबोधित नहीं किया। मणिपुर सालों से जल रहा है, देश को नाम कोई संबोधन नहीं। पहलगाम पर जो हमला हुआ, देश के नाम कोई संबोधित नहीं। सीज फायर का ऐलान ट्रंप ने कर दिया, देश के नाम कोई संबोधित नहीं। ट्रंप ने देश की संप्रभुता को चुनौती दी, कोई संबोधन नहीं। भारत में ऊर्जा संकट खड़ा हो गया, आज तक कोई संबोधन नहीं आया। केरल, हिमाचल में आपदा, भयानक तबाही, कोई संबोधन नहीं। नोटबंदी, जीएसटी, लॉकडाउन से लाखों उद्योग तबाह, कोई संबोधन नहीं। तो नरेंद्र मोदी तय करते हैं कि उन्हें कब देश को संबोधित करना चाहिए, कब नहीं करना चाहिए। ये हर नेता का अधिकार होता है, लेकिन उसकी समीक्षा का अधिकार हमारे पास है। विनोद जी, ऐसा है अभय जी जी कि आपने एक जगजाहिर बात सही संदर्भ में दोहराई है जी। ये जो राष्ट्र के नाम संदेश होता है वो जनता को कॉन्फिडेंस में लेने के लिए होता है कि ये इतना मसला गहरा है और इसमें हम आपको समझाना चाहते हैं कि हमारी क्या नीति है और आपको क्या जानना चाहिए और क्या जानकर आगे बढ़ना चाहिए, इस पे विचार करना चाहिए। जी जी, आपने सही फरमाया। इन्होंने जनता को कभी इन्फॉर्म नहीं किया, जनता को बताते नहीं है। देखिए, इंफॉर्मेशन इज पावर, अंग्रेजी में कहावत है। जो सूचना होती है वो सशक्त बनाती है आपको और मुझे। तो इसलिए सूचना की तो उन्होंने प्रक्रिया रोकी हुई है। सूचना तो हर तरफ से, सरकार के अंदर से आने वाली कोई भी सूचना हमको मिलती नहीं है जी। और उसका नाम दिया जाता है कि, और हमारे जो पत्रकार बंधु कई उनके अनगिनत उनके जो हितैषी हैं वो कहते हैं ये तो बीजेपी सरप्राइज कर देती है, बीजेपी क्या सोच रही है, क्या मसला सामने लाने वाली है, हमको पता ही नहीं होता। अरे आपको पता नहीं आता को, आप तो आंख मुंह करके बैठे हो। आपके अधिकार छीन लिया गया है, जनता का राइट टू नो का अधिकार छीन लिया गया है, राइट टू इंफॉर्मेशन। आरटीआई खत्म है, सब कुछ खत्म है। देखिए, जितने भी संवैधानिक संस्थान हैं आज के दिन और जितने भी प्लेटफॉर्म अवेलेबल हैं, ये जो प्रचार भारती है उसका नाम मैंने कल से प्रचार भारती रख दिया है। प्रसार भारती नहीं है ये प्रचार भारती है। और जो हमने भाषण सुना माननीय प्रधानमंत्री का कल, तो अभय जी
मैं सच बताऊं आपको, मैं एग्जैजरेट नहीं कर रहा हूं, बढ़ा चढ़ा के बात नहीं कर रहा हूं। मैं सन 75 में इमरजेंसी थी, उस वक्त मैं ऑल इंडिया रेडियो में रिसर्च एसोसिएट का काम किया करता था। और वो मेरा काम क्या था कि इंदिरा गांधी का 15 सूत्रीय कार्यक्रम और संजय गांधी का 5 सूत्रीय कार्यक्रम, उसकी डाटा को कोलेट करता था मैं कि भाई गानों में कितना इसका प्रचार हुआ, ड्रामों में कितना हुआ, भाषणों में कितना हुआ, स्पोर्ट्स की कमेंट्री में कितना हुआ, वो मैं उसको कोलेट करता था, उसको एक जगह पर रखता था लिख के, और उसका डेटा सरकार को जाता था सीधा। तो मेरे को कल माननीय प्रधानमंत्री के भाषण ने उस काल की याद करवा दी। मुझे लगा कि अघोषित इमरजेंसी है, आरोप लगता है, लेकिन आज सिद्ध हो गया। आप पूछेंगे विनोद इतनी बड़ी बात क्यों कर रहे हो? मैं इतनी बड़ी बात इसलिए कर रहा हूं कि एड्रेस टू द नेशन जो होता है वो जनता के लिए होता है, पूरे राष्ट्र के लिए होता है। आपके पास 240 सीट है, माइनॉरिटी गवर्नमेंट हुआ, और विपक्ष से गाली गलौज करने के लिए आपने पब्लिक प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल किया, पब्लिक ब्रॉडकास्टर का इस्तेमाल किया, और इसीलिए प्रचार भारती मैंने उसको कहना शुरू कर दिया। इनकी हालत पता क्या है? देखिए, इमरजेंसी कॉल में पीएन अक्सर जो थे, जो पंडित नेहरू के एक्सटर्नल अफेयर्स पब्लिसिटी डिवीजन को हेड किया करते थे, जो एमईए का एक्सटर्नल पब्लिसिटी डिवीजन था, उसको उस पर नियुक्त किया था पंडित नेहरू ने। वो अहमदाबाद के, वो इलाहाबाद के थे, उनको वहां से लाकर वहां नियुक्त किया। और वो पीएन अक्सर, वो इंदिरा गांधी को भी देखा उन्होंने, इंदिरा गांधी के साथ भी काम किया। तो वो भाषण दे रहे थे, और हमने उनसे, हम बड़े यंग थे, हमने कहा जी सवाल ये पूछा कि इंदिरा गांधी ने भटक कैसे गई राह से, वो जो इमरजेंसी घोषित कर दी उसने। तो उन्होंने पता क्या जवाब दिया? उन्होंने कहा, शी थॉट शी वॉज क्लियोपेट्रा, एंड लाइक क्लियोपेट्रा शी रिफ्यूज टू सी बियॉन्ड हर नोज। आपके नाक के आगे कुछ देख ही नहीं पाती थी। ये लोग जितने हैं ना आज के दिन, इंदिरा गांधी को गाली देते हैं इमरजेंसी के लिए, और इमरजेंसी काल को आज भी दोहराते हैं। माननीय गृह मंत्री ने दोहराया अपने भाषण के दौरान लोकसभा में इसी विमेंस बिल पे। वो जो है उस इंदिरा गांधी से कुछ सीखे नहीं है ये, क्योंकि किसी भी नेता का, किसी भी पार्टी का, किसी भी दल का पतन शुरू हो जाता है जब वो अपने आप को आश्वासित कर ले दैट ही और शी इज द रिपोजिटरी ऑफ ऑल विजडम, कि सारी विद्वता उनके पास है, और किसी और से विद्वता सीखने या सुनने की उनको जरूरत नहीं है। ये उस चीज का प्रत्यक्ष नमूना था। ये सोचते हैं कि जनता अंधी है, अंधी है जनता। जनता अंधी नहीं है। आप बार बार दोहरा रहे थे कि जनता, आपने जो भाषण दिया सदन में, वो भाषण आपने विपक्ष को से उससे दोस्ती बनाने के लिए नहीं किया, उसको आश्वासित करने के लिए नहीं किया, आपने उनको डराने के लिए किया कि अगर आप इसके खिलाफ जाएंगे तो नारी शक्ति आपके विरोध में खड़ी हो जाएगी। ये कौन बोल रहा था? ये वो व्यक्ति बोल रहा था जिसने मणिपुर जाने की कोई मणिपुर पे कोई कमेंट नहीं आया, बिल्किस बानो पे कोई कमेंट नहीं आया, कठुआ पे कोई कमेंट नहीं आया। इतने बड़े बड़े प्रकरण हो गए महिलाओं के इज्जत से खिलवाड़ के। सेनगर के खिलाफ कोई इनका वक्तव्य नहीं आया। सेनगर को तो लगातार बचाने की कोशिश की इन लोगों ने, और वो एक जो कोई गॉडमैन टाइप आदमी था, जंतर मंतर पे धरना हुआ था, जंतर मंतर वाला ब्रजभूषण शरण सिंह वाला मामला, उस पर भी कोई कमेंट नहीं आया, उसमें कुछ नहीं बोले। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि
हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और। लेकिन मैं हाथी को, इस पैचीडर्म को बड़ा ही रॉयल किस्म का जानवर मानता हूं। उसको देखकर भारत की याद आती है। ये भारत है, ये भारत जैसे माथा है उसका। लेकिन माथा विहीन है ये लोग। और मेरा ये मानना है कि कल जो भाषण हुआ, दैट वाज द लोएस्ट पॉइंट, सबसे लोएस्ट पॉइंट था माननीय प्रधानमंत्री के कार्यकाल का, कि उन्होंने पब्लिक ब्रॉडकास्टर का इस्तेमाल किया, जिसके पैसे, जो हमारे पैसे चलता है, आपके पैसे चलता है, विपक्ष के पैसे चलता है, जितने भी टैक्स पेयर हैं उनके पैसे से चलता है। लेकिन उसका इस्तेमाल उन्होंने अपने प्रचार तंत्र के लिए किया और उन्होंने गिन गिन के नाम लिया विपक्षी दलों का। जितनी भी बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज हैं जो बीजेपी के खेमे के खिलाफ हैं, सबका नाम लिया। टीएमसी का नाम लिया, समाजवादी पार्टी का लिया, डीएमके के लिया, और कांग्रेस का तो लिया ही लिया। और ये नाम जो खासकर जो बार बार लिए उन्होंने, टीएमसी और डीएमके के, और मुलायम सिंह के बेटे अखिलेश यादव को नाम लेके कि आप तो शुरू से महिला विरोधी रहे हैं और आप तो नहीं चाहते थे कि, और क्यों कह रहे थे कि वो कह रहे थे कि आप जो आरक्षण दे रहे हैं वो 2026 में जो हो रहा है, जनगणना हो रही है, उसके हिसाब से जो पिछड़े वर्ग हैं और जो शेड्यूल ट्राइब हैं, उनको जितनी जिसकी संख्या भारी उतनी उसकी हिस्सेदारी, उस हिसाब से सीटों का डिलिमिटेशन होना चाहिए और उसमें वो आंकड़ा फैक्टर इन करके डिलिमिटेशन होना चाहिए। लेकिन ये 2011 के आंकड़े से डिलिमिटेशन करना चाहते थे और कहने को एहसान था महिलाओं पे कि हम उनको जल्दी से जल्दी आरक्षण देने के लिए काम कर रहे हैं। आप किसी के लिए कुछ नहीं कर रहे थे, आप स्वयं के लिए कर रहे थे। और नाम आप, क्योंकि आप स्वयं को राष्ट्र बनाकर पेश कर रहे हैं, आपके यहाँ कोई देवकांत भरुआ, मैंने समझता लगता है असंख्य हैं, जो आपको रोज याद करवाते हैं और आपको समझाते हैं कि यू आर इंडिया एंड इंडिया इज यू, जैसे कि देवकांत बरुआ ने इंदिरा गांधी के लिए बोला था। लेकिन इंदिरा गांधी ने 14 महीने के बाद इमरजेंसी हटा दी थी और इलेक्शन करवाए थे बिना इलेक्शन कमीशन की मैनिपुलेशन के, और सही जो इलेक्टोरल कॉलेज था उसी के बेसिस पे करवाए थे। अब बात आती है दूसरी कि भाई ये जो आपने भाषण दिया, क्या इसका बिल भेजेगा आपको प्रसार भारती? ये तो आपने अपनी पार्टी के लिए इस्तेमाल किया है, देश के लिए तो नहीं किया। और क्या इतना ही समय विपक्ष को देगा प्रसार भारती? पुराने जमाने में, और ये ज्ञानेश कुमार सुन ले कान खोल के, कि पुराने जमाने में जब प्राइवेट टेलीविजन चैनल्स नहीं होते थे तो बराबर का टाइम मिलता था विपक्ष को और सत्तारूढ़ दल को अपनी बात जनता तक कहने के लिए पब्लिक ब्रॉडकास्टर का इस्तेमाल कर। आज तो पब्लिक ब्रॉडकास्टर जो कह रहा है, वो जो पिछलग्गू चैनल्स हैं, सरकार के पिछलग्गू चैनल, वो भी रेगुलर, वो तो लाइव टेलीकास्ट करते हैं। पब्लिक ब्रॉडकास्टर के साथ साथ उनकी भी लाइव टेलीकास्ट चलती है, थोड़ी डेफर्ड होती है, बस इतना ही होता है। मेरा ये कहना है कि ना सिर्फ ये खिलवाड़ था तथ्यों से, ना सिर्फ ये खिलवाड़ था पार्लिमानी प्रथा से, और ना सिर्फ ये खिलवाड़ था लोकतंत्र से, और ये खिलवाड़ था सबसे बड़ा महिलाओं के सेंटिमेंट से, क्योंकि उनको सही बात, सच्ची बात, ईमानदारी वाली बात नहीं बताई जा रही थी। जो बात उनको जाननी चाहिए थी वो छुपाई जा रही थी, और वो छुपाने की प्रक्रिया में उन्होंने प्रसार भारती का इस्तेमाल किया। विनोद जी, आपने अपने वक्तव्य में एक बात कही कि वो किसी और के लिए नहीं, स्वयं के लिए ये कर रहे थे। तो अब मैं एक राजनीतिक प्रश्न पूछता हूं आपसे, मैं आपकी आलोचना से सहमत हूं। मेरा मानना है स्वयं के लिए वो क्या कर रहे थे, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। इसको हम लोगों को ठीक से डिकोड करना जरूरी है। क्या वो कोई एक ऐसा नैरेटिव चलाने की तरफ जा रहे थे जिसको वो उत्तर प्रदेश विधानसभा के चुनावों तक या उसके बाद तक
लोकसभा चुनावों तक ले जाएंगे, नंबर एक बात। नंबर दो बात, क्या वो एक ऐसा नैरेटिव चला रहे थे इससे वो वाटर टेस्ट करना चाहते हैं, टटोलना चाहते हैं कि इसका वास्तव में क्या असर होगा जब उनको रिपोर्ट मिलेगी कि मान ली इसका बहुत असर हो रहा है और महिलाएं बड़ी बेचैन हो रही हैं हमारी इस बात से, और बीजेपी को वोट देने के लिए वो बीजेपी पे वोटों की बारिश करने वाली हैं, तो क्या ये लोकसभा चुनाव प्रीपोन यानी आगे, हाँ आगे कर सकते हैं, मध्यावधि चुनाव कर सकते हैं? अब ये तक ये चर्चा कर रहे थे जी, ये चर्चा है जी, ये चर्चा है कि ये अनाउंस करके ये चुनाव जल्दी करवाना चाहते हैं कि मंत्रमुग्ध कर दिया हमने 50% इस देश की पॉपुलेशन को मंत्रमुग्ध कर दिया हमने, अब इलेक्शन करवा लेते हैं। अभी मिड टर्म इलेक्शन की ये तैयारी हो सकती है, लेकिन इससे ज्यादा संगीन बात क्या है अभय जी, ये जो मिड टर्म इलेक्शन करने का इनका जो प्लान था, इसको इस्तेमाल करते हुए जमीन पे उसका क्या रिएक्शन है, अगर वो ये आश्वासित हो जाते हैं वो पढ़ के कि हम जीत जाएंगे, जनता जो है वो बड़ी नाराज है विपक्ष से, तो अभी ये इलेक्शन करवा लेंगे। और वो इलेक्शन जो है उसके बाद अगर वो कहीं हो गए इलेक्शन और ऐसा कुछ हो गया और उसमें अगर इनके पास आ जाते हैं पर्याप्त आंकड़े कि ये सरकार बना लें, तो अपने अगले कार्यकाल में डिलिमिटेशन करवाकर ये भारत की जो इलेक्टोरल कॉलेज है जिसमें के तमाम 140 करोड़ जनता आती है, जितनी भी वोटिंग पॉपुलेशन है 140 में, वो उसको ऐसे रचाना चाहते हैं जिससे कि ये कॉन्सेप्ट है ना प्रभु दुबे जी, अभय जी, कि टुडेज गवर्नमेंट इज टुमारोज ऑपोजिशन एंड टुमारोज ऑपोजिशन इज टुडेज गवर्नमेंट। ये इस दुनिया में, इस देश में परमानेंट मेजॉरिटी चाहते हैं और इसीलिए डिलिमिटेशन की बात, मेजॉरिटेरियनिज्म का मतलब ही है कि मेजॉरिटेरियनिज्म ऑलवेज आइडिया ऑफ परमानेंट मेजॉरिटी। नो या इट इज गाइडेड बाय दैट, बट अगर मेजॉरिटी आपको मिल गई है और एकतरफा सरकार चला रहे हो बिना किसी से डिस्कशन करके, वो मेजॉरिटेरियनिज्म है। लेकिन अगर आप इलेक्टोरल कॉलेज को टेम्पर करके आके परमानेंट मेजॉरिटी हासिल करना चाहते हैं, जैसा कि मनीष तिवारी ने बोला, आप इतनी बड़ी क्या कहते हैं संसद बनाना चाहते हैं, 850 मेंबर वाला हाउस बनाना चाहते हैं, ये क्या पीपल्स कांग्रेस बना रहे हैं, चाइनीज पीपल कांग्रेस। और इनकी शुरू से कहते रहे, अगर आपको याद हो, दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी, ये हर चीज भव्य तरीके से करना चाहते हैं जैसे कि चाइनीज करते हैं, और जो इनके दिमाग में मॉडल ऑफ गवर्नेंस है वो भी चाइनीज है। अब वो तो चीन जाते थे, चीन को बहुत प्रेम करते हैं लोग, तो बहुत बड़ी इन्होंने जो आरएसएस वाले भी चीन बहुत जाते हैं, ये भी बहुत चीन जाते हैं। जी हाँ, बिल्कुल जाते हैं। और ये जो है चीन जाते हैं, साथ साथ अब इजराइल भी जाते हैं। तो इन्होंने अपनी चुनिंदा, अपनी गिनती के अपने हिसाब से मॉडल्स चुने हुए हैं। थोड़ा चाइनीज भी है उसमें, इजरायली भी है। इजरायली मतलब जो हिंदू मुस्लिम बाइनरी है उसमें उनका रोल मॉडल इजराइल है, और चाइना जो इनका रोल मॉडल है सिंगल पार्टी रूल। चाइना में तो एक ही पार्टी है ना। और देखो आप उनकी जो पीपल्स कांग्रेस है कितनी बड़ी है, हमारा भी भव्य सदन वैसे ही बना हुआ भव्य, वहां पर एक दूसरे को देख नहीं पाते हैं सदस्य, वहां तो जरूरत भी नहीं देखने की। और तीसरी बात, माननीय प्रधानमंत्री ने अपने भाषण में कहा कि बढ़ा देंगे सीटें, और जगह तो हम ऑलरेडी बना चुके हैं। तो ये 2014 से जिस प्लान को लेकर आए थे उसका अध्याय एक एक करके खुल रहा है। और एक और अध्याय उन्होंने जो खोला था डिलिमिटेशन वाला, उसके जरिए ये इस देश में ये जो शुरू में बोलते थे ना कांग्रेस मुक्त, अब ये उसको अपग्रेड कर उसको अमेंड कर विपक्ष रहित भारत बनाना चाहते हैं, विपक्ष मुक्त भारत बनाना चाहते हैं। और अगला जो इलेक्शन होगा, जो भी होगा, जो हुआ है पार्लियामेंट में, उसके लिए एक लेसन
विपक्ष के लिए भी है। इफ यू आर यूनाइटेड, अगर आप इकट्ठे हैं, आप में यूनिटी है, तो अभी आप में ताकत है। बिना यूनिटी के ताकत नहीं हो सकते। और आप एक दूसरे के फोर्स मल्टीप्लायर हैं। जैसे प्रधानमंत्री ने कहा, भाई अखिलेश जी से हमारी दोस्ती है, अखिलेश जी कभी कभी हमारी मदद भी कर देते हैं। तो अखिलेश ने खड़ा होकर कहा, अगर आप ये भी वादा करेंगे ना कि इस देश में महिला प्रधानमंत्री बनाएंगे, हम जब भी आपकी बात पे विश्वास नहीं करेंगे। ये बोला उसने। देखिए, व्हेन यू लूज ट्रस्ट, आपकी क्रेडिबिलिटी जब खत्म हो जाती है, तो आपका रुआब भी उसके साथ साथ खत्म हो जाता है। आप में लोगों की आस्था भी खत्म हो जाती है। और आज के दिन तो कम से कम ये लग रहा है कि विपक्ष की अगर आप में थोड़ी बहुत भी आस्था थी, वो खत्म हो चुकी है। अब विपक्ष देखिए, इसमें आम आदमी पार्टी, अकाली दल, टीएमसी सब जो कि पोटेंशियल डाइसेंटर थे इंडिया अलायंस में, वो आ गए एक ही परचम के नीचे। और जिस तरह से वहां लड़ाई लड़ रही है ममता बनर्जी, ये सिर्फ बीजेपी लड़ाई नहीं लड़ रही, ये बीजेपी द्वारा नियुक्त इलेक्शन कमीशन से भी लड़ाई लड़ रही है। वो वहां पर वो सीबीआई से भी लड़ाई लड़ रही है। जिस तरह से वो आईपैक वाला बंदा उठा के उन्होंने बंद कर दिया, वो जो उसके खिलाफ वो एनफोर्समेंट डायरेक्टर ने कोई केस वेस कर दिया है। तो ये सब इलेक्शन के मध्य में हो रहा है। राहुल गांधी के खिलाफ वो केस खुल गया सिटीजनशिप वाला दोबारा, तो हाई कोर्ट ने एक निर्णय भी सुनाया। और उसके बाद हाई कोर्ट को जब देखा उसने कि ये तो हाउस में कुछ और ही हो गया, बदल गया मामला, तो उन्होंने कहा कि नहीं, इसको हम दोबारा सुनेंगे, इस पे फिर से एक और फ्रेश ऑर्डर देंगे। तो देखिए, ऐसा है कि व्हेन गवर्नमेंट सीम्स टू बी फॉलिंग अपार्ट और लूजिंग सपोर्ट, यानी लगता है कि सरकार जो है छिन्न भिन्न हो रही है, या उसका जो जमीन पर जो उसका समर्थन है वो कम हो रहा है और लुप्त हो रहा है, तो पहला एक्शन, पहला असर उसका होता है ब्यूरोक्रेसी पे। जो बाबू लोग होते हैं ना, दे आर द रैट्स हु आर द फर्स्ट टू डिजर्ट द सिंकिंग शिप। डूबते हुए जहाज को से भाग के छोड़ने वाले चूहे हैं वो। और इनको ये लगता है कि शेर है इनके। ये चूहे भाई, ये जहां सत्ता होगी, ये देखिए, जैसे जहां शहद होता है वहां मक्खी होती है, वैसे ही जहां सत्ता होती है वहां बाबू होता है। उसको पता है कि सत्ता इनके नाम पे होगी और सरकार हम चलाएंगे, हमारे बिना चला नहीं सकते। तो हर कोई अपने अपने हित में काम कर रहा है। राष्ट्र हित में संस्थाएं जिनको काम करना चाहिए वो कब से उसको तिलांजलि दे चुकी हैं। उसका एक नमूना जो है माननीय ज्ञानेश कुमार जी हैं, जो इलेक्शन कमीशन है वो है। उसका एक नमूना सीबीआई है, ईडी। दीज आर ऑल इंस्टीट्यूशंस ऑफ द स्टेट, नॉट ऑफ द गवर्नमेंट। ये सरकार के नहीं है, सरकारें आती जाती हैं। दीज आर दी परमानेंट इंस्टीट्यूशंस ऑफ द स्टेट। और वो जो स्टेट के, जो राष्ट्र के परमानेंट इंस्टीट्यूशन है, जिसका इस्तेमाल करके लोकतंत्र को जारी रखा जाता है, उसको मजबूत किया जाता है, उन संस्थाओं को आप कमजोर बनाकर आप विपक्ष रहित, क्योंकि उसमें फाइनल स्टॉक क्या होगा कि भाई ये तो सब कब्जे में आ गए, अब पार्लियामेंट कैसे कब्जे में आएगी। ये जो पूरा नाटक हुआ, ये जो पूरा प्रकरण हुआ, दिस इज मेंट टू कैप्चर पार्लियामेंट फॉर ऑल टाइम्स टू कम। कि कैप्चर जो पार्लियामेंट में हमारा स्थायी मेजॉरिटी रहे, उसको कहीं किसी भी तरफ से आंच नहीं आनी चाहिए। और स्थायी एक ही तरीके से रह सकती है कि जो इलेक्टोरल कॉलेज है, जो वोटर्स जो हैं, उनको इस तरह से नियोजित किया जाए कि हर कॉन्स्टिट्यूएंसी में जहां पर हमारा विपक्ष जो है वो मजबूत है, उसको वहां वीकन करके, खुद को मजबूत करके हम सरकार वहां बना लेंगे। हुआ क्या, ये एग्जाम्पल दिया कई लोगों ने असम का। असम में जिस तरह से डिलिमिटेशन हुआ, कश्मीर का और कश्मीर का, कश्मीर में 2001 के हिसाब से, सेंसस के हिसाब से डिलिमिटेशन हुआ।
और असम में 2011 के हिसाब से हुआ, और ये यहाँ भी 2011 के हिसाब से करना चाहते हैं, जबकि 2026 का शुरू हो चुका है सेंसस। और जब आपने 2023 का ये 334A अमेंडमेंट जो लाए थे, उसमें आपने कहा था कि अभी, उन्होंने कहा था कि उन्होंने तो विपक्ष कह रहा था अभी कर दो इनका, जैसा कि अभी भी कह रहे हैं कि भाई 543 में से 33% इनको रिजर्व कर दो और इनको दे दो, अभी ऑलरेडी दे दो, ताकि ये उनका जो आरोप था सरकार का कि ये महिला आरक्षण के खिलाफ हैं, उसके जवाब में विपक्ष का एक नहीं सब ने बात कही। और कल्याण बनर्जी ने तो उससे भी ज्यादा बात कही। उसने कहा आप तो 50% कर दो रिजर्व महिलाओं के लिए, और आप 50% मंत्री बना दो महिला, और प्रधानमंत्री भी आप बना दो महिला प्रधानमंत्री, रोटेशन, लोकसभा अध्यक्ष भी बना दो, लोकसभा अध्यक्ष भी। ये अच्छा, ये आपको लगता होगा कि इट वाज नॉट रिटोरिक, ये जो मौके की नजाकत थी उसको समझते हुए सही बयान था। क्योंकि हमारी महिलाओं के दिमाग में संदेह नहीं रहना चाहिए कि आज के दिन इस देश में एक राय बन चुकी है कि आपको आरक्षण मिलना है, आपकी एम्पावरमेंट होनी है, आपका सशक्तिकरण होना है। हम चाहते हैं कि जो हमारा कुनबा है, क्योंकि हमारा जो एक्सपीरियंस अभी तक मर्दों से रहा है, आपका हमारा भी, उन्होंने कोई दया दृष्टि नहीं दिखाई, उन्होंने कोई सेंसिटिविटी नहीं दिखाई, कोई भावुकता नहीं थी। हमको चाहिए मदर्स किचन, ये देश चाहता है मदर्स किचन। क्या होता है मदर्स किचन? ये मैंने एक बार अरुण जेटली को बताया था। अरुण जेटली मुझे कहता है यार तुम अभी भी समाजवाद का ढोल पीटते रहते हो, क्या बात कर रहे हो, दुनिया आगे निकल चुकी है। मैं कहा अरुण जेटली, मुझे पता नहीं तुम फ्रॉम वेयर यू आर कमिंग, पर जहां से मैं आता हूं वहां पर माँ के चौके में अगर दो भाई बैठे हुए हैं, दो उसके बेटे बैठे हुए हैं, एक जो बेटा है वो स्मार्ट है और दूसरा थोड़ा सा दिमाग से थोड़ा सा कम है उससे, तो जो दूसरा जो थोड़ा दिमाग से कम है उसको वो मदर डेयरी पे भेजती है, और जो बच्चा स्मार्ट है उसको बैंक भेजती है। लेकिन रात में जब चौके में बैठते हैं वो, तो खाना बराबर को देती है माँ। मदर्स किचन को ही सोशलिज्म बोलते हैं। और आप लोग क्यों सोशलिज्म को नकारते हो? क्योंकि आपने जितना भी ये देश धन अर्जित करता है, संपदा अर्जित करता है, आपने कुछ बिजनेस फैमिलीज को देना है। यू डोंट वांट टू डिस्ट्रीब्यूट द वेल्थ ऑफ दिस कंट्री टू द पीपल ऑफ दिस कंट्री। ये जो आपका षड्यंत्र है ये जनता समझ चुकी है। और कब तक आप जनता को 5-10 किलो चावल गल्ला देकर उसको बना लोगे? जब वो देखती है, देखिए ऐसा है कि प्रोफेसर साहब, मैं माफी चाहता हूं, मैं थोड़ा फिलोसॉफिकल हो रहा हूं, मतलब आई वांट टू एक्सप्लेन माय आर्गुमेंट। देखिए इस देश में जिस तरह से हमारे मीडिया का विस्तार हुआ है उसमें कम से कम कुछ चीजें तो वैसी ही दिखाई जा रही है ना जैसे इस देश में हो रही हैं। ये बात अलग है कि पॉलिटिकल पार्टीज और पार्टी पॉलिटिक्स में वो पक्षपात करते हैं, लेकिन जब वो देखते हैं हमारे देश के लोग कि बड़ी बड़ी पार्टीज हो रही हैं, वहां पर लोग मजे में खाना उड़ा रहे हैं, फर्स्ट क्लास खाना उड़ रहा है, और जो फूड शोज होते हैं उसमें इस होटल में ये खाना मिल रहा है, ये बढ़िया है, वो बढ़िया है, तो जब वो देखते हैं ना गरीब आदमी जिसके पास 2 वक्त की रोटी नहीं होती, तो उसको अपनी अनुपात में गरीबी का एहसास होता है। द सेंस ऑफ रिलेटिव पॉवर्टी बहुत डेंजरस है वो, और आप उसको लगातार न्योता दे रहे हो, और आप 5 किलो गल्ला बेचकर जनता को आप मिसगाइड कर रहे हो। आप जनता को सस्टेनेंस दो ना, आत्मनिर्भर बनाओ जनता को। आप जनता को अपने आप पे निर्भर करके आत्मनिर्भर राष्ट्र का निर्माण करना चाहते हैं, ये कैसे होगा? ये हो ही नहीं सकता। तो इसलिए ये जो भाषण था ये इट वॉज अ लेसन फॉर मी। और जैसा कि मैंने आपको कहा कि मुझे आपातकाल की याद आ गई,
और मुझे पीएन अक्सर की वो बात याद आ गई कि इंदिरा गांधी का डाउनफॉल शुरू हुआ व्हेन शी स्टार्टेड थिंकिंग कि मैं तो क्लियोपेट्रा हूं। ग्रीक की जो रानी थी, कितनी सुंदर रानी थी, और उसका अफेयर था जूलियस सीजर के साथ, इजिप्ट की। और नहीं, इजिप्ट ने रही, पर ओरिजिनल वो शी वाज ग्रीक। तो उसको जब उसका सिजेरियन बच्चा, उसका नाम सिजेरियन रखा गया था, शायद वो बच्चा सिजेरियन तरीके से ही पैदा हुआ था। लेकिन वो जो थी क्लियोपेट्रा, वो बहुत खूबसूरत थी, और उसका नाक थोड़ा सा इंदिरा गांधी की तरह ही था। तो इन लोगों ने भी क्लियोपेट्रा वाली नाक लगा ली है और अपने नाक के आगे देखने को नामंजूर कर रहे हैं। दे रिफ्यूज टू सी बियॉन्ड द नोज। और ये लोकतंत्र के लिए सबसे बड़ा अभय जी खतरा है। आपको मुझे समझाना नहीं है, आई डोंट वांट टू कैरी कोल टू न्यू कैसल। आप समझते हैं इन सब बातों को, हम भी ये भी समझते हैं, लेकिन जो लोग नहीं समझते हैं, जिनका जीवन 5 किलो गल्ले में अटका हुआ है, उनको ये समझाना जरूरी है कि आप स्वावलंबी बनाने के लिए कहिए सरकार को, आप सरकार पे निर्भर रहकर कोई जीवन में अपने वो मुकाम हासिल नहीं कर सकते हैं जो कि आपको होना चाहिए, आपके बच्चों को होना चाहिए। मेरा यही कहना है। बहुत बहुत शुक्रिया विरोध जी, बहुत सुंदर आपका विश्लेषण रहा। हमेशा ही आप बहुत अच्छा बोलते हैं, आज तो बहुत ही अच्छा बोले आप। और खास बात यह है कि इसके इस पूरे वक्तव्य की जो तीन हिस्सों में आपने दिया, उसकी मैं समझता हूं जो उसके मर्म में है, मर्म यह है कि सारा का सारा प्रपंच एक पार्टी का शासन स्थापित करने के लिए रचा जा रहा है। बहुसंख्यक बात, परमानेंट मेजॉरिटी, स्थायी बहुमत किस तरह प्राप्त किया जाए, उसके लिए ये रचा जा रहा है। सारी ड्रामे, सारी नाटकबाजी इसीलिए हो रही है। अरे चॉइस नहीं छोड़ना चाहते हम पे, नहीं, चॉइस नहीं छोड़ना चाहते। लोकतंत्र जो है वो किस कॉन्सेप्ट पे निर्धारित है? चॉइस पे, हमारी आपकी चॉइस पे। बिल्कुल, वो खत्म कर देना चाहते हैं। वो बिहार अचानक जैसे है। बिल्कुल। ये जनता लोकतंत्र में जैसे बिहार जाते हैं ना, वैसा होता है ये। ठीक बात है, बहुत बहुत धन्यवाद। और अभी तो ये देखते हैं कि ये लोग इस महिला वाले प्रश्न को कहां तक ले जाती है बीजेपी, क्योंकि अब वो सारे मुख्यमंत्रियों को, नितिन नवीन ने सारे मुख्यमंत्रियों से कहा है कि वो अपने अपनी विधानसभा में निंदा प्रस्ताव पास करें इसके लिए। तो भारतीय जनता पार्टी बहुत दिन तक ये प्रपंच, ये प्रोपेगेंडा बहुत दिन तक करेगी, और वो देखेगी कि इसका असर दरअसल क्या होता है, और उसके आधार पर वो अपनी रणनीति बनाएगी। धन्यवाद। उसका जवाब विपक्ष भी देखेगा, समझेगा, क्या जवाब देता है। मुझे तो उम्मीद है कि शायद राहुल गांधी या कोई अपना वो लोग भी अपना वीडियो जारी करेंगे प्रधानमंत्री की वीडियो के मुकाबले। भाई उनके लिए लेसन यह है, यू ईदर हैंग टुगेदर और यू विल बी हैंग्ड सेपरेटली। राइट। लवली, थैंक यू।